नमस्कार साथियों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल के क्लास के अंतर्गत ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल और बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, तो महाजनपद कालीन जो बिहार था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए, महाजनपद काल से कई बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि महाजनपद काल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न केवल बीपीएससी बल्कि बिहार एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार से बाहर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा 16 महाजनपद, जिसका राजधानी भी आप लोग को याद रखना है। इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि यदि आप एक बार ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको महाजनपद काल से यदि कोई प्रश्न बिहार में पूछा जाता है या किसी भी एग्जाम में, तो एक भी प्रश्न यहां से गलती आपका नहीं होगा। इस बात का हम पूरी तरीके से गारंटी देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो चीज आपको यहाँ पे जानना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, महाजनपद काल का उदय ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। और ये 16 महाजनपद के बारे में ही आपको पढ़ना है, और इसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे चीजें जो है आपको, यहाँ पे सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप मिस नहीं करते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, यदि आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिलहाल जो है अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो आपको 16 महाजनपद है इसका उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलता है। तो आपका जो पहला पॉइंट है याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसी बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। हालांकि जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है और इसके नामों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें जो कुछ नाम दिए गए हैं वो अलग अलग है, यानी कि भिन्न नाम दिए गए हैं। तो हम लोग को किस पे फोकस करना है, तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद है उसी पे हम लोग को फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों की हम लोग बात करेंगे। तो 16 महाजनपदों में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे। पहला प्रश्न यही से बनेगा कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे। तो 3 महाजनपद जो है वर्तमान बिहार में स्थित थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से महाजनपद है, तो सबसे पहला है आपको बज्जी महाजनपद। कौन सा महाजनपद है, बज्जी महाजनपद। दूसरा है आपको मगध महाजनपद, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध महाजनपद। इसके अलावा है तीसरा आपको अंग महाजनपद। तो इस तीनों महाजनपद के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिहार के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए। तो चूंकि यह तीनों महाजनपद बिहार से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में अध्ययन करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला महाजनपद कौन सा, तो बज्जी महाजनपद। देखिए दोस्तों, जो बज्जी महाजनपद है इसके बारे में सबसे पहला बात याद रखिएगा कि बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। काफी वीवीआई है, बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में, यानी बुद्ध के समय में, इसी समय देखेंगे आप, देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपको महात्मा बुद्ध और आपको महावीर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझते चलिए कि बुद्धकालीन जो 10 प्रमुख गणराज्य थे, इसमें जो बज्जी संघ था एक प्रतिष्ठित गणराज्य था और यह गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित था। दोस्तों, आप लोग अगर बिहार से संबंधित है तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो वैशाली है ये आपको, चूंकि इसका राजधानी था बज्जी महाजनपद का, तो वैशाली गंगा नदी के उत्तर में है। ठीक है, और बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो बज्जी महाजनपद ही 8 राज्यों का एक संघ था। और इस 8 छोटे छोटे राज्य थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वैशाली के लिच्छवी इसमें कौन शामिल थे, तो वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह इसी में शामिल थे, बज्जी महाजनपद में थी। कुंडग्राम के जात्रिक और बज्जी
कुंडग्राम के जात्रिक तथा बज्जी ये 4 प्रमुख थे। इसके अलावा जो है उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी इसी से संबंधित थे, यानी कि बज्जी महाजनपद से ही संबंधित थे। चलिए अब बज्जी महाजनपद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं, और यह फैक्ट काफी वीवीआई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो बज्जी महाजनपद में रहने वाले लोग थे, खास करके बज्जी के जो लिच्छवी लोग थे उसके बारे में देखिए कि जो लिच्छवी थे ये क्षत्रिय थे, यानी ये किस कुल से थे, तो ये क्षत्रिय थे। वैशाली के कुंडग्राम के लोग जात्रिक थे, और इसी कुंडग्राम में से एक कुंडग्राम के जो जात्रिक लोग थे इसी में से एक महावीर आते हैं। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, तब महावीर जी भी क्या थे, तो ये जैन जात्रिक थे। क्या थे? जैन जात्रिक थे। इसके अलावा आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो बज्जी महाजनपद है वो वर्तमान बिहार राज्य के कौन कौन से जिले शामिल थे इसमें, तो वर्तमान जिले की बात करें तो इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी तथा शिवहर जिले इसमें सम्मिलित थे। ये चीजें काफी वीवीआई है कि बज्जी महाजनपद का विस्तार कहां तक था, ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा कि बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, और बज्जी महाजनपद एक गणतंत्र था। आपको पूछा जा सकता है विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र कौन था, तो विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र था ये आपको बज्जी महाजनपद ही था, जिसका राजधानी वैशाली था। तो ऑप्शन में या तो वैशाली देगा या फिर बज्जी देगा। यात्रिकों के प्रमुख स्थान जो है कुंडग्राम, जो कि वैशाली में था। यहाँ पे 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ, और महावीर के माता का नाम तिरसला याद रखिएगा, और लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये जो तिरसला थी ये लिच्छवी राज्य के जो प्रमुख थे चेटक की बहन थी। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो यह बिहार में अवस्थित प्राचीन गणराज्यों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। यानी उस समय जो वैशाली के लिच्छवी थे ये काफी शक्तिशाली थे। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु ने करी थी। यानी जो लिच्छवी है इनकी स्थापना जो है आप देखेंगे कि सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए कि वैशाली की स्थापना विशाल ने की थी, और वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। और ये प्रश्न जो है आपको वीवीआई प्रश्न है साथियों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सूत निपात में आपको ये याद रखना है कि सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वैशाली को मगधमपुरम कहाँ पे कहा गया है, तो सूत निपात में कहा गया है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ईसापुर 6ठी सदी में, जो ईसापुर 6ठी सदी है, जहां विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, जो लिच्छवियों ने स्थापित किया था। तो या तो ऑप्शन में वैशाली दे सकता है या फिर लिच्छवी दे सकता है। तो दोनों चीजें आप लोग को याद रखना है। देखिए इसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे वैशाली राजवंश का प्रथम शासक मनु के पुत्र नंदिष्ट था, तथा अंतिम राजा सुमति या परमति हुआ, और इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आम्रपाली के बारे में, ये काफी जो है एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। आम्रपाली के बारे में, इनके बारे में आपको याद रखना है कि यह वैशाली की नगर बधू थी। आम्रपाली परम रूपवती एवं कला प्रवीण गणिका थी, जिसे वैशाली की राजनीतंगना या राजनर्तकी घोषित किया गया था। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। आम्रपाली का कथित संबंध जो है मगध नरेश बिंबिसार तथा अजात शत्रु से बताया जाता है। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोगों ने वैशाली गणराज्य के बारे में देखा। अब जो है उसी तरीके से एक जो है इंपोर्टेंट फैक्ट जो है आपको अंग महाजनपद के बारे में आपको जानना है। तो अंग महाजनपद के बारे में चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, और इससे बाहर तो कुछ पढ़ना ही नहीं दोस्तों। देखिए अंग महाजनपद के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा यही से चीजें आएगा। इसके अलावा जो है चीजें बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो चीजें बनाई है और ये हमने
जो नोट्स बनाया है ये काफी रिसर्च के बाद और बिहार स्पेशल के जितने भी पुस्तक है, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पुस्तक, उन सभी से प्रश्न निकाल करके तभी बनाया है, तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अंग महाजनपद, देखिए अंग महाजनपद सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अंग महाजनपद का जो सबसे पहला उल्लेख है ये आपको अर्थववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अर्थववेद में मिलता है। और वर्तमान बिहार का भागलपुर तथा मुंगेर जिले वाले क्षेत्र जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे और इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। यदि आपसे पूछा जाता है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी तो आप लोग बताएंगे कि चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका परचिंता नाम मालिनी मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि किस महाजनपद का पुराना नाम महाभारत तथा पुराणों में मिलता है मालिनी, तो आप बताएंगे कि अंग महाजनपद का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये याद रखना है कि दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की जो योजना है उसके वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद नाम का व्यक्ति था। महागोविंद नाम का व्यक्ति ने इस चंपा नगर की निर्माण की योजना बनाया था। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग है। हेनसोंग आप लोग जानते हैं कि हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और हेनसोंग ने चंपा को चिननपो कहा है। क्या कहा है? तो चंपा को चिननपो कहा है हेनसोंग ने। तो ये चीजें भी आप लोग को याद रखना है। और प्राचीन काल में चंपा अपने वैभव तथा व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। चंपा नगर जो है अपने वैभव एवं व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्ध के समय में, यानी जब भगवान बुद्ध थे तो बुद्ध के समय में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी और महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम मिलते हैं, जिसमें एक तो चंपा ही है, ये काफी इंपोर्टेंट था। उसके अलावा राजगिरी, बनारस और कौशाम्बी, साकेत तथा श्रावस्ती का नाम जो है आपको देखने को मिलता है कि महापरिनिर्वाण सूत्र में, यानी भगवान बुद्ध के समय की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 6 महानगर थे, इसमें से सबसे इंपोर्टेंट चंपा था। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीजें आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको जानना है कि अंग का पहला आर्य राजा तितुची था। अंग का जो पहला आर्य राजा था इसका नाम तितुची था और अंगराज में कुल 25 राजा हुए। अंगराज में टोटल कितने राजा हुए? तो 25 राजा हुए। कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग तथा मगध महाजनपद में लगातार संघर्ष होता रहा और इस राज्य के अंतिम 3 राजा कौन हुए? तो अंगराज के जो अंतिम 3 राजा हुए इनका नाम है दधिवाहन, दरदवर्मन और ब्रह्मदत्त, यानी ब्रह्मदत्त जो है ये अंतिम राजा है अंग महाजनपद के। तो इसके बारे में काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि अंग महाजनपद का अंतिम राजा बरहादत्त हुआ, जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंगराज को अपने में मिला लिया, यानी मगध महाजनपद में मिला लिया। तो मगध महाजनपद में अंग महाजनपद को किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने, और अंग महाजनपद के अंतिम राजा बरहादत्त को पराजित करके। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री जो थी इसका नाम चंदना था और चंदना जैन धर्म में स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है कि अंग के जो राजा था दधिवाहन, इसकी पुत्री चंद्रा जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए कि अंग तथा मगध महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी। आप वर्तमान में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे मुंगेर के पास में तो वहां पे आपको चंपा नाला दिखेगा और यही जो नाला था वो उस समय का चंपा नदी था। तो अंग महाजनपद और मगध महाजनपद इस दोनों को जो विभाजित करती थी, पृथक करती थी, इसका नाम चंपा नदी है। 16 महाजनपद का उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बीपीआई प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे आपको 16 महाजनपद की राजधानी और इसका जो क्षेत्र था इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, किंतु इसमें से जो 3 महाजनपद है वो बिहार में स्थित था। आप लोग को बात
बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि मगध महाजनपद बिहार में स्थित था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है कि मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। तो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी या प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रज थी, जो कि ऑप्शन में राजगिरी या राजगीर भी दिया जा सकता था। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो मगध महाजनपद है इसकी राजधानी गिरिब्रज याद रखिएगा, लेकिन मगध महाजनपद का जो आधुनिक क्षेत्र था यानी आधुनिक कौन सा जिला था जहां पे मगध महाजनपद था, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, पटना तथा गया जिला जो है ये आपको गिरिब्रज राजधानी और मगध महाजनपद, ये तीन चीजें आप लोग को याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं अंग महाजनपद में। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और अंग महाजनपद में वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला शामिल था। बज्जी महाजनपद की हम लोग बात करें तो बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी आपको वैशाली थी, याद रखिएगा। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। और बज्जी महाजनपद में कौन कौन से जिले शामिल थे, तो आप लोग देखेंगे बिहार में। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो बज्जी महाजनपद है बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, ठीक है। और इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी तथा आसपास के खास करके शिवहर क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। तो तीन महाजनपद जो कि आपको बिहार में स्थित था। इसके अलावा भी आप चूंकि आपको 16 महाजनपद हमने कहा है कि याद करवाएंगे, तो 16 महाजनपद की ओर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जो कि अलग अलग होगा। देखिए चौथा महाजनपद आप लोग याद रखिए कि कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती था। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो श्रावस्ती था। और कोसल महाजनपद का क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में यह फैजाबाद, गोंडा तथा बहराइच क्षेत्र में यह विस्तृत था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काशी महाजनपद का। तो काशी महाजनपद की राजधानी आप लोग याद रखेंगे वाराणसी था। और इसके अलावा बनारस के आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा कि काशी महाजनपद कहां से कहां तक विस्तृत था, तो बनारस के जो आसपास का क्षेत्र है वर्तमान बनारस का, वह काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब आप लोग याद करिए कि जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और प्रयागराज तथा मिर्जापुर के क्षेत्र जो है वत्स महाजनपद के अंतर्गत आते थे। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि मल महाजनपद, और मल महाजनपद की राजधानी आप लोग जानते हैं कि कुशीनगर था। और ये किस लिए जाना जाता है, तो ये गौतम बुद्ध के यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, गौतम बुद्ध को मृत्यु हुआ था, तो इसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। और मल महाजनपद देवरिया, बस्ती तथा गोरखपुर जो है उसके अंतर्गत शामिल था। अब हम लोग देखते हैं चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती था और ये वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत। अब आप लोग को जानना है कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था और वर्तमान का जो मेरठ, दिल्ली और हरियाणा है ये सब क्षेत्र जो है कुरु महाजनपद में था, इंद्रप्रस्थ में था। दोस्तों ये जो है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये काफी वीवीआई है क्योंकि वर्तमान में एएसआई के द्वारा इसका जो है खुदाई किया जा रहा है, इंद्रप्रस्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है आपको वीवीआई हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में आप लोग याद रखिएगा कि जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर था और ये वर्तमान अलवर, जयपुर और भरतपुर क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते थे, मत्स्य महाजनपद के। अब इसके अलावा जो कुछ महाजनपद है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सूरसेन। देखिए सूरसेन जो महाजनपद है, सूरसेन महाजनपद इसका राजधानी कहाँ था, तो सूरसेन के राजधानी मथुरा था और मथुरा वर्तमान उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल थे। अब हम लोग देखते हैं पंचाल महाजनपद। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या कंपिल था और इसके अंतर्गत आपको बरेली, बदायूं और फैजाबाद का क्षेत्र इसमें शामिल था पंचाल महाजनपद के अंतर्गत। वही अगर हम लोग बात करें अवंती, तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी और वर्तमान का जो मालवा है मध्य प्रदेश का, ये क्षेत्र जो है अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था।
देखिए, आप लोग को याद रखना है कि जो अस्मक महाजनपद है, ये आपको पोटन या पोटली इसका क्षेत्र था, और पोटन या पोटली इसका राजधानी था। और नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो गोदावरी नदी है और नर्मदा नदी है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र था, ये आपको अस्मक महाजनपद था। तो ये आप लोग को याद रखना था। अस्मक महाजनपद की राजधानी, अस्मक की राजधानी आपको पोटली या पोतन था। चलिए, अब दो और महाजनपद है जिसके बारे में आपको जानना है। तो कंबोज महाजनपद, जिसका राजधानी आपको हाटक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और यह वर्तमान में पाकिस्तान का जो हजारा जिला है, ये इसके अंतर्गत आता था, कंबोज के अंतर्गत। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि जो गंधार महाजनपद है, वो गंधार महाजनपद की राजधानी आपको तक्षशिला था, और रावलपिंडी तथा पेशावर का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है साथियों। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। इस 16 महाजनपद में दो महाजनपद यानी कि कंबोज और गंधार जो है, ये वर्तमान जो है आपको भारत से बाहर था, ये याद रखिएगा। और 3 महाजनपद जो है आपको बिहार में था, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये चीजें आप लोग को काफी भी आई है, यहाँ पे इन चीजों को याद रख। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कौन सा महाजनपद, तो मगध महाजनपद। दोस्तों देखिए, मगध महाजनपद काफी शक्तिशाली महाजनपद था, और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अगर हम लोग मगध महाजनपद की बात करें, तो वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिला मगध महाजनपद में सम्मिलित था। ये चीजें आप लोग को कई बार रिवीजन करा दी है, इसको याद रखिएगा। और आप लोग को जानना है कि अर्थव वेद में बरात शब्द का प्रयोग मगध राज के लोगों के लिए ही किया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। ये बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। और कालांतर में मगध नरेश उदयन ने राजगिरी से मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। तो ये प्रश्न भी आपको भी आई है। क्यों भी आई है, और यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने राजगिरी से मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो आप लोग याद रखिए कि उदयन ने राजगिरी से मगध की राजधानी को कहां पे स्थापित किया, तो पाटलिपुत्र में स्थापित किया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, लेकिन आप अगर ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। और लगातार आपको जो है हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और खास करके बिहार स्पेशल का हमारा क्लास चल रहा है। तो हमारे चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार स्पेशल में आप जो है इतना पारंगत हो जाएंगे कि बिहार स्पेशल से कोई भी प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको गलती नहीं होगा।